पुतिन ने 2026 की शुरुआत यह सोचकर की कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। उनके चहेते लोग शांति वार्ता में उन्हें कुछ बढ़त दिलाने के लिए क्षेत्रीय लाभों के बारे में झूठ बोल रहे थे। वे दावा करते थे कि डोनबास कुछ ही महीनों में गिरने वाला है और इसे समर्थन देने के लिए रूस ने यूक्रेन के दक्षिण में क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिससे उसे एक बफर जोन बनाने की अनुमति मिली ताकि सैनिकों और आपूर्ति को डोनबास के रक्षकों तक पहुंचने से रोका जा सके। एक साल में कितना फर्क आ जाता है। अब दक्षिण पर रूस का नहीं यूक्रेन का कब्जा है। पिछले 7 महीनों में यूक्रेन ने एक ऐसा हमला किया है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, और उस हमले ने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फिर से हासिल किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन ने 2026 में चौंका देने वाले 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को फिर से हासिल कर लिया है। इस प्रक्रिया में पुतिन की साल भर की योजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ये साल वो साल होना था जब पुतिन द्वारा किया गया हर वादा आखिरकार पूरा हो जाता। रूसी प्रवक्ताओं ने दुनिया से कहा था कि यूक्रेन अपने आखिरी दौर में है, कि उसका पतन होने वाला है, और सच में एक पतन आ रहा था। बस फर्क इतना था कि रूस ही बुरी तरह पंगु हो गया, जिससे उसके 2026 के सारे प्लान चकनाचूर हो गए। यूक्रेन के हमले का पैमाना काबिले तारीफ है। जेलेंस्की के 12 अगस्त के ऐलान से पता चला कि यूक्रेन का ज्यादातर जवाबी हमला दक्षिणी मोर्चे पर एक बड़े इलाके में हुआ, जो उस इलाके तक फैला हुआ है जहां द्नीप्रोपेट्रोव्स्क, जापोरिजिया और दोनेत्स्क एक साथ मिलते हैं। कुल मिलाकर जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन ने अपने जवाबी हमले से 26 बस्तियों को फिर से अपने कब्जे में लिया है, जिन्हें भविष्य में रूसी हमलों से बचाने के लिए मजबूत किया गया है। ये पुतिन के लिए एक अपमान है। यूक्रेन ने न केवल वह बफर जोन छीन लिया जिसे रूस बनाना चाहता था, और हम बाद में बताएंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, बल्कि उसने रूसी सेनाओं को उन इलाकों से भी पीछे धकेल दिया जिन्हें वे सुरक्षित मानते थे। कब्जा कर लिया गया। यूक्रेन के कुछ भी करने का कोई मौका नहीं था। रूसी सेना की कथित ताकत पर एक बार फिर सवाल उठ गया है, और पुतिन ने जिन सैनिकों को यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से को संभालने की जिम्मेदारी दी थी, वे अलेक्जेंड्रोका दिशा में एक शानदार जवाबी हमले के कारण बुरी तरह विफल हो गए हैं। ये सब यूक्रेन की योजना के अनुसार था। जैसा कि जेलेंस्की ने कहा, हमारा ये आक्रामक अभियान सटीकता के साथ बिल्कुल योजना के अनुसार किया गया, और रूस के लिए स्थिति और भी खराब हो गई। यूक्रेन के जवाबी हमले के कारण रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमारी सेना की सक्रिय कार्रवाइयों के कारण कब्जा जमाए हुए बलों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। जेलेंस्की ने खुलासा किया कि रूसी नुकसान कम से कम 9,550 सैनिकों के मारे जाने और 6,600 से अधिक के घायल होने के रूप में सामने आया। ये कुल मिलाकर 16,150 रूसी सैनिक है, जो सिर्फ मोर्चे के एक हिस्से में लड़ाई से बाहर हो गए, वो हिस्सा जिसे वे डोनेट्स्क के भीतर और गहराई तक हमला करने के लिए बचाव कर रहे थे। यूक्रेन की नई आवाज उन कुछ बस्तियों को कवर करती है जिन्हें यूक्रेन ने मुक्त कराया है। इनमें याल्टा, जेलेनिहाई, टोस्टर, नोवोहात्स्का और रुशेव्स्काया शामिल है। ये सभी 2025 से भारी रूसी गोलाबारी में रही हैं, और इन्हें खाली करा लिया गया है। रूसी घुसपैठियों ने इन बस्तियों के आसपास की जमीन में भी सफलतापूर्वक बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, जिससे इन्हें रूसी कब्जे से मुक्त करना और भी मुश्किल हो गया। इनमें से कुछ भी यूक्रेन के सैनिकों को नहीं रोक सका। इन किलेबंदियों के कारण हुई लॉजिस्टिक्स की जटिलताओं को दूर कर लिया गया, और यूक्रेन ने आसमान में मौजूद रूस के टोही और FPV ड्रोन से निपटने के तरीके भी खोज लिए। जो हमने यहाँ देखा है वह पिछले 2 वर्षों में यूक्रेन द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा हमला है, और जापोरिजिया और यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में उस जवाबी हमले ने रूस की सेनाओं को फिर से शुरुआत की स्थिति में पहुंचा दिया है। उनके पास यह इलाका था, उन्हें बस इसे संभाल कर रखना था। वे इसमें नाकाम रहे, और अब जिस काम को रूस ने पूरा करने में लगभग 1 साल लगा दिया था, उसे फिर से शुरू करना पड़ेगा, जबकि इस बार यूक्रेनी रक्षक पहले से कहीं बेहतर तरीके से तैयार है। पुतिन गुस्से में है, और उन्हें होना भी चाहिए। आखिरकार ये मामला उनकी सेना के किसी बड़ी यूक्रेनी ताकत के सामने हार मानने का नहीं था। उस बात को पुतिन कम से कम समझ सकते थे, भले ही वे उससे खुश न होते। लेकिन इसके बजाय यूक्रेन ने अपनी जवाबी कार्रवाई एक समझदारी भरी रणनीति के साथ की, जिसे पुतिन और उनकी सेना कभी सोच भी नहीं सकते थे। इससे पुतिन और भी ज्यादा गुस्से में होंगे, क्योंकि एक बार फिर उन्हें चकमा दे दिया गया है, और यह सब एक बड़ी रूसी गलती से शुरू हुआ था। हमने बात की है कि रूस ने उन सभी बस्तियों पर कब्जा कर लिया था जिन्हें उसने खो दिया था, और उन 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की भी, जिसे यूक्रेन ने सफलतापूर्वक रूस के कब्जे से मुक्त करा लिया है। तकनीकी रूप से यह सही है, लेकिन बात इससे कहीं गहरी है। रूस ने इस क्षेत्र पर इसलिए नियंत्रण नहीं बनाए रखा था कि उसने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में एक विशाल सेना भेजी थी, जिसे मजबूत किया जा सके और आगे बड़े हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके बजाय रूस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि उसके पास असल में जितना नियंत्रण था उससे कहीं ज्यादा नियंत्रण है। बड़े यंत्रीकृत हमलों के बजाय रूस ने छोटे छोटे घुसपैठियों के समूह भेजे। कभी कभी एक यूनिट में सिर्फ 2 या 3 सैनिक होते थे, और उनका काम था कि वे चुपचाप दुश्मन की पंक्तियों के पीछे घुस जाएं, अपनी पोजीशन बनाएं
और सबसे जरूरी बात पुतिन के लिए यह थी कि वे अपने साथ झंडे लेकर जाएं ताकि उन्हें यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा करते हुए फोटो और वीडियो में दिखाया जा सके। झंडा गाड़ने का ऑपरेशन रूसी ताकत का प्रदर्शन होना था जिससे पुतिन को फायदा मिलता, लेकिन इसके बजाय यह रूस की दक्षिणी विफलता की जड़ बन गया। इसका मकसद था कि सभी को, यहाँ तक कि यूक्रेन को भी, यह यकीन दिला दिया जाए कि रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है उन पर उसका दावा असलियत से कहीं ज्यादा मजबूत है। गलत मत समझिए, रूसी सेनाएं वहां मौजूद थी, वे मजबूत किलेबंदी में थी और उन्हें हटाना वाकई चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला था। जो हमने देखा था वह रूस के दावे के मुताबिक कोई बड़ा कब्जा नहीं था और यूक्रेन को यह शुरू से ही पता था। फरवरी में, और ठीक उसी समय जब यूक्रेन ने अपना जवाबी प्रत्याक्रमण शुरू किया था, यूक्रेन की दक्षिणी रक्षा बलों के प्रवक्ता ने कहा था कि यूक्रेन को ठीक ठीक पता था कि रूस क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार रूस की जो इकाइयां हुलिया, पोला और अलेक्जेंड्रिव्स्का दिशा में काम कर रही हैं, खासकर रूस की 29वीं सेना के संचालन क्षेत्र में तैनात टोही इकाइयां को 14 फरवरी से 24 फरवरी के बीच पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की वर्षगांठ से पहले रूसी संघ के झंडे लगाने का कार्य सौंपा गया है, लादिस्लाव वोलोशिन ने कहा। इससे यह खुलासा होता है कि रूस के दक्षिणी अभियान पुतिन के प्रचार उद्देश्यों की उतनी ही सेवा करते हैं जितनी कि रूसी सेना की रणनीतिक जरूरतों की। ये रूस के लिए एक आम रणनीति बन गई है क्योंकि उसके झंडा लगाने के अभियान पूरे मोर्चे पर हो रहे हैं, यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, और अक्सर उनका अंत एक ही तरीके से होता है। रूसी घुसपैठिए मोर्चे के पीछे पहुंचते हैं, झंडा लगाते हैं और फिर मारे जाते हैं। संक्षेप में यही है जो पिछले करीब 6 महीनों से यूक्रेन के दक्षिण में हो रहा है। लेकिन मामला इससे थोड़ा ज्यादा जटिल है। ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें रूसी सेना ने झंडा गाड़ा, फोटो खिंचवाई और फिर भाग गई। एक बार झंडा गाड़ने के बाद रूसी घुसपैठिए वही टिक जाते हैं और समर्थन आने का इंतजार करते हैं। यूक्रेन ने भी यह देखा और वही पुतिन को शर्मिंदा करने और बड़े हिस्से की जमीन वापस लेने का मौका था। हालांकि यूक्रेन ने वैसा बड़ा हमला नहीं किया जैसा रूस ने उम्मीद की होगी। 745 वर्ग किलोमीटर की मुक्ति की कहानी रोज रोज किए गए छोटे छोटे हमलों की है। इन सभी हमलों का मकसद रूसी नियंत्रण को धीरे धीरे कमजोर करना था, साथ ही यूक्रेन की जमीनी सेना को कम से कम जोखिम में डालना था। यही यूक्रेन की रणनीति की खासियत है और यही वो आखिरी चीज थी जिसकी रूस को उम्मीद थी। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन एक साथ सब कुछ लेने की कोशिश करने के बजाय रूसी मोर्चे में किसी कमजोरी की पहचान करता था और फिर वह अपनी सेना और हथियारों की ताकत को उसी कमजोरी पर केंद्रित कर देता था। रूसी कब्जाधारियों को अचानक हैरानी होती थी क्योंकि यूक्रेन के ढूंढकर खत्म करने वाले दस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढती और हमला करती थी और उसके बाद जमीन पर तैनात सैनिक आगे बढ़ते थे। रूसी या तो मारे जाते या फिर पीछे हट जाते। फिर यूक्रेन फिर से तैयारी करता, अगली कमजोरी पहचानता और दोबारा हमला करता। ये ऐसे है जैसे किसी जिक्सॉ पजल के टुकड़े बिछाकर एक और बड़ा छेद बनाना। और यूक्रेन ने अपनी रणनीति को बिना किसी गलती के अंजाम दिया। हम ये सिर्फ इसलिए नहीं जानते क्योंकि ज़ेलेंस्की ने हमें ऐसा बताया। नक्शे सब कुछ साफ साफ दिखाते हैं और वे दिखाते हैं कि रूसी सेना अलेक्जेंड्रोवका और अन्य जगहों पर पीछे हट रही है। लेकिन इससे पहले कि हम थोड़ा और गहराई में जाएं, ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम सुर्खियों के पीछे जाकर आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। यूक्रेन की रणनीति की चमक का एक दूसरा पहलू भी है, रूस का झंडा गाड़ना। इसे यूक्रेन को उकसाने के एक तरीके के रूप में भी देखा जा सकता था ताकि यूक्रेन ऐसा हमला करे जिससे उसके और ज्यादा सैनिक और उपकरण खो जाएं। लेकिन यूक्रेन ने इस जाल में नहीं फंसा। उसने रूस को उसके झंडे वाले खेल करने दिए और इसके बजाय बहुत चुपचाप उस इलाके को रूसी कब्जे से मुक्त करने का अपना काम करता रहा जिस पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया था। हाँ, कभी कभी घोषणाएं जरूर हुई। उदाहरण के लिए फरवरी के अंत में यूक्रेन ने 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त कराने की सूचना दी थी, लेकिन ये रिपोर्टें हमेशा घटना के बाद ही आती थी। रूस को कभी नहीं पता चलता था कि यूक्रेन अगला निशाना क्या बनाएगा या कब बनाएगा, जिसका मतलब था कि उसे अपने घुसपैठियों को आने वाली चीजों के लिए तैयार करने का मौका कभी नहीं मिलता था। हम देखते हैं कि यूक्रेन ने कितना अच्छा किया, जो डीप स्टेट द्वारा जारी एक नक्शे से पता चलता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रदाता पूरे मोर्चे पर आगे बढ़ने और पीछे हटने की निगरानी करता है। 12 अगस्त को इसने एक नक्शा प्रकाशित किया जो ज़ेलेंस्की के सभी दावों को साबित करता है। आप वह हल्का नीला हिस्सा देख रहे हैं, वह सारा इलाका यूक्रेन की सेनाओं ने 2026 में रूसी नियंत्रण से मुक्त कराया है। डीप स्टेट उस एक ही नीले हिस्से में 19 अलग अलग बस्तियों को हाईलाइट करता है, जिनमें से कई का हमने पहले भी जिक्र किया था, जैसे याल्टा और रुशेव्स्काया। अन्य में वोरोनज, टर्नोवका और रिबने शामिल हैं। ये सभी गांव वे हैं जिन पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन यूक्रेन की रणनीति के चलते, जिसमें रूसी मोर्चों की कमजोरियों का धीरे धीरे फायदा उठाया गया, वे यूक्रेन के हाथ लग गए। इसमें एक और पहलू भी है, रूस अपनी आंखें मूंदे बैठा है। इसे भूल जाइए। रूस न सिर्फ यूक्रेन की उपलब्धि को नजरअंदाज कर रहा है, बल्कि वो यह दिखावा कर रहा है कि डी रूसीकरण कभी हुआ ही नहीं। फिर से हम इसे नक्शों में देख सकते हैं। रूसी सैन्य ब्लॉगर रायबर वही साझा करते हैं जो रूस के मुताबिक हो रहा है। उनके नक्शे पर लाल रंग वह है जिसे रूस अपने नियंत्रण में होने का दावा करता है, और आप देखेंगे कि अलेक्जेंड्रोवका को लगभग पूरी तरह से रूसी बलों के नियंत्रण में दिखाया गया है।
अब वापस डीप स्टेट के नक्शे पर आइए। नीला हिस्सा जिसके बारे में हमने आपको बताया था वो यूक्रेन के नियंत्रण में है। उस हिस्से से पश्चिम में कई किलोमीटर दूर अलेक्जेंड्रोका स्थित है, ठीक 23 किलोमीटर दूर, पूरी तरह से अछूता। शायद कभी कभी कोई घुसपैठिया इकाई ही आगे निकल पाई हो। यह वास्तविकता का वह विकृति है जिसे रूस बनाता है ताकि ऐसा लगे कि वह यूक्रेन में वास्तव में जितना अच्छा कर रहा है उससे बेहतर कर रहा है। एक नक्शा पूरी तरह से नियंत्रण दिखाता है, दूसरा नक्शा यूक्रेनी लाइन को उस बस्ती से कई किलोमीटर दूर दिखाता है जिसके बारे में रूस कहता है कि वह उसके कब्जे में है। यहाँ जंग के मैदान की तस्वीर में साफ विरोधाभास है। रूसी कहानी की टक्कर हकीकत से हो गई है और हकीकत ये है कि अलेक्जेंड्रोका पर कब्जा नहीं हुआ है। रूस ने 2026 में यूक्रेन के 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को खो दिया है और वह अंतिम हमला जो यूक्रेन को ठप करने और डोनबास के पतन का कारण बनने वाला था वह घुटनों पर आ गया है। ये असंतुलन सीधे क्रेमलिन तक जाता है और हमने इसे इस साल कई बार होते हुए देखा है। उदाहरण के लिए पुतिन की वह सार्वजनिक और राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित बैठक ले जो उन्होंने 3 जुलाई को रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव के साथ की थी। गेरासिमोव ने उस बैठक में खूब झूठ बोला। लाखों रूसी दर्शकों के सामने जनरल ने पुतिन से कहा कि रूस ने 1 जनवरी से अब तक 133 यूक्रेनी बस्तियों पर कब्जा कर लिया है, जिसका मतलब है कि लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन का इलाका कब्जे में लिया गया है, जिसमें से सिर्फ जून महीने में ही 636 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया गया। गेरासिमोव ने पुतिन से कहा कि अलेक्जेंड्रोका और हुल्योपोल में तेजी से बढ़त हो रही है और उसी दिन बाद में यह दावा किया गया कि अलेक्जेंड्रोका गिर चुका है, लेकिन यह सब झूठ था। जैसा कि कीव पोस्ट ने बताया है, उस समय अलेक्जेंड्रोका से सबसे नजदीकी रूसी सैनिक जो शायद घुसपैठिए थे 15 किलोमीटर दूर थे। और फिर जो डीप स्टेट मैप हमने पहले साझा किया था वह इसे साबित करता है। रूस हर मोर्चे पर आगे बढ़ने का दावा करता है और वो ये दावे तब भी करता है जब यूक्रेनी हमले उसकी सेनाओं को पीछे धकेल रहे हैं। 30 जून की एक रिपोर्ट में RIA रूस ने यही बात कही थी, वो भी गेरासिमोव के गलत दावों से पहले। इस मीडिया आउटलेट ने कहा कि यूक्रेन में जंग के मैदान की हकीकत को लेकर पुतिन का आकलन अब तक की सबसे ज्यादा हकीकत से अलग हो गया है। पुतिन अब रूस की प्रगति को जानबूझकर या अनजाने में बढ़ा चढ़ाकर पेश करने तक सीमित रह गए थे। आउटलेट ने बताया कि कॉन्स्टेंटिनिवका में पुतिन ने दावा किया था कि रूस इस बस्ती के 96% हिस्से पर नियंत्रण रखता है, लेकिन वह फिर गलत थे। कॉन्स्टेंटिनिवका अब भी कायम है और रूस को वह नियंत्रण हासिल करने में जिसका दावा पुतिन कर रहे हैं अभी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। हकीकत रूस के नेता की पकड़ से बाहर हो गई है। वो कल्पनाओं में खोए हुए हैं। या तो वो झूठ बोलते हैं ताकि अपनी पकड़ बनाए रख सके, या फिर वो खुद को जानबूझकर उन जनरलों द्वारा गुमराह होने देते हैं जो उन्हें वही बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। क्योंकि हमने 745 वर्ग किलोमीटर खो दिए हैं और हम उसके करीब भी नहीं हैं। अलेक्जेंड्रोका एक पक्का तरीका है अपनी रैंक और पद खोने का। 2026 के दौरान यूक्रेन के हमले ने कड़वी सच्चाई का एहसास करा दिया है, भले ही पुतिन इसे नजरअंदाज करना चाहे। यह एहसास कितना कड़वा है देखिए। 1 अगस्त की एक रिपोर्ट में जो रूस के हमले पर थी, युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW ने फरवरी से जुलाई 2026 के बीच रूस की क्षेत्रीय उपलब्धियों की तुलना पिछले साल की उपलब्धियों से की। आंकड़े दिखाते हैं कि 2026 रूस के लिए कितना खराब रहा है और यूक्रेन की हमलावर रणनीति कितनी प्रभावी हो गई है। फरवरी 2025 में रूस ने यूक्रेन के 354.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा किया। 2026 में ये घटकर 122.73 वर्ग किलोमीटर रह गया। मार्च के लिए ये आंकड़े 203.74 से घटकर 23.04 वर्ग किलोमीटर हो गए। गर्मियों का समय रूस के लिए और भी बुरा रहा है। जून में उसने 30.02 वर्ग किलोमीटर और जुलाई में 37.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया, जबकि 2025 में इन्हीं महीनों में ये आंकड़े क्रमशः 481.87 और 455.74 वर्ग किलोमीटर थे। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि हमने अप्रैल और मई को छोड़ दिया। इसका कारण ये है कि इन महीनों में कुछ खास था। रूस ने दोनों महीनों में शुद्ध रूप से क्षेत्र गंवाया। अप्रैल में यह 116.01 वर्ग किलोमीटर और मई में 281.1 वर्ग किलोमीटर घाटे में रहा। ये संकेत देता है कि ये 2 महीने थे जब यूक्रेन की जवाबी पलटवार मुहिम ने वास्तव में रफ्तार पकड़नी शुरू की। संदर्भ के लिए, रूस ने उन 2 महीनों के दौरान मिलाकर 2025 में यूक्रेन के 700 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ये रूस के लिए हकीकत है। वो साल जिसे यूक्रेन के पतन का साल माना जा रहा था, उसने इसके बजाय दिखा दिया कि रूस की बढ़त कितनी कमजोर हो गई है और यूक्रेन की आक्रामक रणनीति कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। कमजोर होने की बात करें तो रूस इसलिए प्रगति करने में असफल नहीं हो रहा है क्योंकि वह कम सैनिक भेज रहा है जो यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों से टकरा रहे हैं। यह ऐसा मामला नहीं है कि वे पीछे हटकर साल के अंत में एक और मजबूत हमले की तैयारी कर रहे हैं। हताहतों की संख्या हमें यह दिखाती है। 3 अगस्त को ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि 2026 के पहले 7 महीनों में रूस को 2,25,500 हताहत हुए हैं। हम थोड़ा सा गणित कर सकते हैं जिससे हमें यह समझ में आए कि ISW अपनी रिपोर्ट में जिस अवधि की चर्चा करता है उसके लिए इसका असली मतलब क्या है।
सबसे पहले हम जनवरी के हताहतों को हटा देते हैं, जो अल जजीरा के अनुसार 31,680 हैं, जिससे हमें फरवरी से जुलाई के बीच 1,93,820 हताहत मिलते हैं। अगले चरण में हम उस अवधि के लिए रूस की क्षेत्रीय बढ़त को जोड़ते हैं। ISW के अनुसार ये कथित बढ़ते असल में बढ़ते हैं ही नहीं। इस 6 महीने की अवधि में रूस ने वास्तव में 183.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खो दिया है। खैर, यह अप्रत्याशित था, लेकिन यह हमें दिखाता है कि यूक्रेन का आक्रामक हमला कितना प्रभावशाली रहा है। ठीक है, चलिए एक अलग तरीका आजमाते हैं। हम रूस के प्रति उदार रहेंगे और घुसपैठ को भी बढ़त मान लेंगे। भले ही किसी बस्ती में 1 या 2 सैनिकों को चुपके से भेजना उस बस्ती पर दावा करने से बहुत दूर है। घुसपैठ को शामिल करने के बाद फिर से ISW के आंकड़ों के अनुसार रूस ने 379.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा किया है। तो रूस के लिए इस सबसे अच्छे हालात में भी उसने फरवरी से जुलाई के बीच यूक्रेन में लिए गए हर वर्ग किलोमीटर के लिए 510.25 सैनिक खो दिए हैं। यह वर्चस्व नहीं है, यह एक आपदा है, एक सच्चाई जिसे पुतिन स्वीकार नहीं करना चाहते, वो भी सबसे अच्छे हालात में। और सबसे बुरे हालात में रूस ने सक्रिय रूप से क्षेत्र खोने के लिए 1,93,000 से ज्यादा सैनिकों की कुर्बानी दी है। साल की शुरुआत में रूस की सारी शेखीबाजी के बाद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा संभव है, लेकिन ये हो रहा है। और इसका रूस के लिए क्या मतलब है, वो ये है। पूरा कारण कि रूस यूक्रेन के दक्षिण में खासकर डिनिप्रो, बेट्रोव्स्क, जापोरिजिया और डोनेट्स्क के संगम में क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखना चाहता था, वो था एक बफर जोन बनाना, ताकि डोनेट्स्क हमले को समर्थन मिल सके। विचार बहुत सीधा था, एक ऐसा बफर बनाना जो यूक्रेन को डोनेट्स्क में सैनिक और आपूर्ति भेजने से रोके, साथ ही यूक्रेन को दक्षिण में अपने सैनिकों की कुर्बानी देने के लिए मजबूर करे, जिन्हें वो डोनेट्स्क के किलेबंदी क्षेत्र में लड़ाई के लिए रखना चाहता था। सिद्धांत में यह ठीक था, लेकिन जब आपकी रणनीति घुसपैठ पर निर्भर करती है और वह यूक्रेन की शानदार धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली रणनीति से टकराती है, तो सब कुछ बिखर जाता है। बफर ढह चुका है और इसके असर डोनेट्स्क में महसूस किए जा रहे हैं। रूस को अब तक किलेबंदी बेल्ट को काफी हद तक पंगु कर देने के करीब पहुंच जाना चाहिए था। ये पुतिन के अनुसार था, जिन्होंने ओब्लास्ट पर कब्जा करने और आखिरकार डोनबास को सुरक्षित करने के लिए सितंबर की समय सीमा तय की थी। रूस के पास कोई चमत्कार कर दिखाने और ऐसा करने के लिए लगभग 2 हफ्ते बचे हैं, क्योंकि वह अभी भी कॉन्स्टेंटिनिवका पर कब्जा करने के करीब भी नहीं है। बाकी के किलेबंदी क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। वैसे अब डोनेट्स्क की समय सीमा दिसंबर है, वह भी नहीं होने वाला। तो अब क्या होने वाला है? अब पुतिन के सामने एलेक्जेंड्रोका जैसी समस्या है, क्योंकि रूस को 2026 में यूक्रेन के हाथों खोए गए 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को फिर से हासिल करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन रूस उस क्षेत्र को जमीन पर वापस नहीं ले सकता। यूक्रेन ने किलेबंदी कर ली है और पुतिन की सेनाएं मुख्य रूप से डोनेट्स्क पर केंद्रित हैं, जबकि दक्षिण में उनके हमले सीमित हैं। तो जो हम शायद 2026 के बाकी समय में देखेंगे वह ये है कि रूस दक्षिण में यूक्रेन को कमजोर करने के लिए हवाई हमलों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, शायद बाद में पीछे धकेलने के प्रयास की तैयारी के तौर पर। असल में ये तरीका पहले ही शुरू हो चुका है। 2 जुलाई को प्राउदा ने रिपोर्ट किया था कि रूस ने एलेक्जेंड्रोका पर 7 हवाई बम गिराए, जिससे 50 घर तबाह हो गए और 1 व्यक्ति की मौत हो गई। रूस, ये तो बड़ा अजीब तरीका है उस बस्ती के साथ पेश आने का, जिसे आप 1 दिन बाद अपने कब्जे में होने का दावा कर रहे थे। ये तो हताशा है। रूस को अपनी हवाई रणनीति पर निर्भर होना पड़ रहा है, क्योंकि अब वह एलेक्जेंड्रोव्का के इतना करीब नहीं है कि तोपखाने से उस पर भरोसेमंद तरीके से हमला कर सके या जमीनी हमला कर सके। और ये सब यूक्रेन की वजह से है। अपने क्षेत्र के 745 वर्ग किलोमीटर को आजाद कराना पुतिन प्रचारक के लिए तो नुकसानदेह था, लेकिन पुतिन असफल रणनीतिकार के लिए ये पूरी तरह से घातक साबित हुआ। अब रूस के पास सिर्फ हवाई हमला करने का ही विकल्प बचा है, और शायद एक ऐसा देश है जिसे इस बारे में कुछ कहना है। पोलैंड इसमें दखल देने के कगार पर है। रूस के हवाई हमले पोलैंड पर असर डालना शुरू कर रहे हैं। जुलाई के अंत में एक रूसी K-101 क्रूज मिसाइल पोलैंड की सीमा में 90 किलोमीटर अंदर तक चली गई। रूस ने इसे एक दुर्घटना बताया। पोलैंड को हकीकत पता है और वह एक नई साहसिक रणनीति पेश कर रहा है, जो यूक्रेन में रूस की हवाई रणनीति का अंत कर सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह रणनीति क्या है और इसका युद्ध पर क्या असर हो सकता है, तो हमारे पास आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो है। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन यूक्रेन में हो रही ताज़ा घटनाओं का विश्लेषण प्रकाशित करते हैं, और देखने के लिए धन्यवाद।